हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है जेडी केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसी का कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का ये वीडियो लेक्चर मेरा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसी का थर्ड वीडियो लेक्चर है। और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। पहला टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल डी एंड रेडियस ऑफ एटॉम दैट इज स्मॉल आर एंड एड्ज ऑफ यूनिट सेल दैट इज स्मॉल एन। ये एक पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, और अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये दो टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग एक एक टॉपिक्स को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस डी एंड रेडियस ऑफ एटॉम स्मॉल आर एंड एड्ज ऑफ यूनिट सेल। इसे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ रिलेशन किसके बीच में? नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस जो की है मैंने यहाँ पे कहा है स्मॉल डी, और रेडियस दैट इज स्मॉल आर, और यूनिट सेल का एड्ज दैट इज स्मॉल है। मतलब मैंने यूनिट सेल आप लोगों को पहले समझाया था, है कि नहीं? और एक बात, मैं ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो, इससे पहला वीडियो नहीं देखा, तो ये जो प्रेजेंट वीडियो लेक्चर है उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा उनसे विनम्र आवेदन है कि वो लोग मेरे पहले वीडियो, इससे जो पहले वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है उसे आप लोग काइंडली देख लीजिएगा, ताकि अभी का जो वीडियो लेक्चर है ये आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है। काइंडली उसे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि यूनिट सेल हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लास में डिस्कस किया था, है कि नहीं? तो यूनिट सेल का क्या होता है? ये सारे पॉइंट्स जो होता है, ये सारे पॉइंट्स, ये सब क्या है आपका? लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स। यहाँ पर क्या रहता है आपका? एटॉम्स या तो मॉलिक्यूल्स या तो आयंस, कुछ भी रह सकता है कि नहीं? तो ये जो इन सब ये जो एटॉम्स वगैरह यहाँ पे है, ये एटॉम्स का रेडियस और ये दो एटॉम जो है इन सब के बीच में डिस्टेंस क्या है? रेडियस और डिस्टेंस और एड्ज लेंथ। एड्ज लेंथ भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे कि ये एक आपका एड्ज हो गया, है कि नहीं? ये एक एड्ज हो गया, फिर ये एक एड्ज हो गया, है कि नहीं? ये सब को हम लोगों ने एड्ज लेंथ पहले ही डिस्कस कर चुका है। इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल्स हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक एक करके उस यूनिट सेल्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ताकि उन डिफरेंट यूनिट सेल्स में रेडियस ऑफ द एटॉम्स, डिस्टेंस बिटवीन द एटॉम्स एंड एड्ज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स के बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है? जिसमें ओनली कॉर्नर में आपका पॉइंट्स रहते हैं। देखिए आप लोग, सिर्फ कॉर्नर में, है कि नहीं? सिर्फ कॉर्नर में पॉइंट्स है कि नहीं? सिर्फ कॉर्नर में पॉइंट्स है। हम लोगों ने तीन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ा था बेसिकली। वो क्या था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो अभी हम लोग ये जो रिलेशन मेरे यहाँ पे हेडिंग पे दे रखा है उसका रिलेशन हम लोग पहला निकालेंगे। किसके लिए? हम लोग निकालेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो एटम को कंसिडर किया। ठीक है, ए और बी मैंने मार्क किया। ठीक है,
तो इन सब के बीच में मैंने एड्ज लेंथ क्या चूज किया, ए। मतलब ये जो यूनिट सेल का एड्ज लेंथ हमने पकड़ा है क्या, ए, इट इज स्मॉल है, ठीक है। और लेट द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन द एटम इक्वल टू डी। यहाँ पे क्या कहा, ये आप लोग गौर से देखिएगा कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये जो एटम है, ये एटम से लेकर ये एटम तक सबसे कम डिस्टेंस, या तो ये एटम से लेकर ये एटम, कौन सा दो एटम है इस यूनिट सेल में जिनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, उसको ही हम लोग ने पकड़ा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से इससे अगर इस तरफ जाएंगे ये भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा, यहाँ से अगर इधर आएंगे वो भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है इन बिटवीन द एटम ए एंड बी, उसी को ही हम लोगों ने मानकर यहाँ पे डिस्कशन में लाया है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल डी। समझ में आया है कि नहीं। और रेडियस हम लोगों ने चूज किया आर, ठीक है। ये जो एटम, ये एटम को तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इन द यूनिट सेल, है कि नहीं। इसको यहाँ पे नहीं दिखाया है यूनिट सेल में। एक्चुअली ये जो एटम यहाँ पे जो 8 एटम है, ये इन लोगों का यूनिट सेल में अरेंजमेंट ऐसा ही है, ऐसा है। आप लोग ये सोचिएगा मत कि इन सब के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस इतना डिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली डिस्टेंस एक्चुअली ये क्लोज पैक ये स्ट्रक्चर, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें ये जो पार्टिकल्स वगैरह रहेगा वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज पैक रहेगा, है कि नहीं। ये तो लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं, सॉरी गैस नहीं है जिनमें डिस्टेंस कुछ हद तक ज़्यादा रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इन सब के बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, जिसके वजह से वो हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों ने शो किया। लेकिन प्रैक्टिकली इन रियलिटी द एटम्स एग्जिस्ट लाइक दैट। तो ये जो एटम है, मान लीजिए ये एक एटम है ए, है कि नहीं, ये जो एटम है बी है, इन सब के बीच में हम लोगों ने डिस्टेंस क्या पकड़ा, डी। और ये एटम जो है ए, इसका रेडियस हम लोगों ने चूज किया क्या, स्मॉल आर। क्लियर हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग ये फिगर से क्या समझ में आ रहा है, ये जो डी है दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वो डी क्या है आपका, ए ही होगा। ए क्या था, हम लोगों ने क्या पकड़ा था, एड्ज लेंथ कहा था। तो एड्ज लेंथ हम लोगों ने क्या कहा था, ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस रहेगा वो एड्ज लेंथ। ऊपर से हम लोगों ने ये भी चूज किया कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नॉट द रेडियस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो आपका ए से बी तक हम लोगों ने क्या चूज किया, स्मॉल डी चूज किया। तो हुआ कि नहीं, डी इक्वल टू ए हो गया। इट इज डी इक्वल टू ए मीन्स डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए। क्लियर, समझ में आया। तो वही तो आपका नेबर डिस्टेंस होना, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स becomes equal to the edge length, because in between two adjacent atoms there lies no any other type of atoms. Therefore the edge length of the unit cell becomes automatically equal to the nearest neighbor distance. Clear, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। अभी हम लोग चलते हैं रेडियस की तरफ। तो रेडियस हमने यहाँ पे क्या बोला कि r इक्वल टू डी बाई टू। वो कैसे आया, क्यों, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस होता है आपका, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस होता है d, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस आएगा, ऑब्वियसली डी बाई टू। देयरफॉर क्या हुआ आपका r इक्वल टू डी बाई टू, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम डिवाइडेड बाय 2 गिव्स द रेडियस ऑफ द एटम। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ, ये समझ में आया अच्छा तरीके से। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एड्ज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। क्लियर। अभी चलते हैं हम लोग ऐसा रिलेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए,
हम लोग डिस्कस करते हैं अभी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या था, जिसमें कोर्नर में तो एटम्स रहता ही है, उसके बावजूद इसका जो 6 फेजेस है यूनिट सेल का, उसी का सेंटर में भी 6 और एटम्स या तो लैटिस पॉइंट्स रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे जो कॉर्नर में है ये तो कॉर्नर एटम्स है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वायलेट कलर का जो लैटिस पॉइंट्स एटम्स है वो क्या फेज में है कि नहीं, साइड में है। ऐसा टाइप ऑफ यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसको हम लोग फिर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट किया। देखिए ये हो गया आपका कॉर्नर का, है कि नहीं, ये 2 हो गया फिर से कॉर्नर का। तो कॉर्नर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया रेड बॉल से, और फेस का सेंटर का लेटेस्ट पॉइंट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वायलेट कलर बॉल से। तो अभी हम लोग एक चीज सोचिए, यहाँ पे नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कौन सा होगा। पहले वाला में हम लोगों ने नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस किसे चूज किया था, इन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना आप लोग। पहले वाला में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे और इस तक जो डिस्टेंस है इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज उसको हम लोगों ने नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस चूज किया था। व्हाई, बिकॉज ए और बी के बीच में दूसरा कोई एटम नहीं था, या तो कॉर्नर एटम छोड़ के दूसरा कोई भी तरह का एटम्स या तो लैटिस पॉइंट्स नहीं था, जिसके लिए हम लोगों ने चूज किया था पहले वाला में डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्नर एटम्स एज नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस। लेकिन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर एटम छोड़ के भी दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है फेज में मौजूद है। तो अभी आप लोगों का नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस क्या ए से बी तक होगा, ऑब्वियसली नो। उसमें नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस क्या समझाता है, मीन कम से कम डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। वो कम से कम डिस्टेंस आपका किससे होगा, यहां से यहां तक होगा। ये आप लोगों को निकालना, तब आ जाएगा आपका क्या, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग चूज करेंगे क्या, डी, है कि नहीं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर वही एज लेंथ को हम लोगों ने ए पकड़ा है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एज एज लेंथ, और नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स दैट इज डी इज इक्वल टू SE/2, है कि नहीं। मैंने पहले कहा है कि नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेकर यहाँ तक। तो ए से लेकर यहाँ तक अगर होगा तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर सी का जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का अगर हाफ कर देंगे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स या तो लैटिस पॉइंट्स। समझ में आया। अच्छा, अभी हम लोगों ने चूज किया क्या, लेट द रेडियस ऑफ द एटम्स एज यूजुअल अर्लियर, जैसे मैंने चूज किया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एज स्मॉलर। क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे कहा, देखिए आप लोग A B और C, A B और C मिलकर आप लोगों का क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता कि नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, ये क्यूब में ये जो क्यूब है यहाँ पे या तो यूनिट सेल मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A B और C मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग क्या मिल सकते हैं, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² विच इज इक्वल टू A² प्लस A² इक्वल टू 2A²। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए वाई, बिकॉज एज लेंथ हम लोगों ने पहले ही कहा है स्मॉल है, तो AB इक्वल टू स्मॉल है, BC इक्वल टू स्मॉल है, तो दिस AC इज योर डायगोनल, है कि नहीं। तो डायगोनल स्क्वायर दैट इज AC² इक्वल टू दिस वन AB² प्लस BC², है कि नहीं। तो AB का लेंथ क्या है, दैट इज इक्वल टू एज लेंथ दैट इज स्मॉल स्क्वायर, BC सेम
स्मॉल एस स्क्वायर, क्लियर, दैट बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस एस स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए एसी इक्वल क्या होगा, अब एसी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर होता है, तो एसी इक्वल क्या आता है आप लोगों का, √2a आता है ऑब्वियसली, क्योंकि एसी स्क्वायर इक्वल कितना आता है, तो √2a है, आएगा ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि नहीं। अभी एसी के वैल्यू हम लोगों को मिल गया है कि नहीं, तो हम लोगों को निकलना क्या है, डी, दैट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम्स, ए एंड दिस वायलेट, दिस रेड बॉल एंड दिस वायलेट कलर बॉल। तो उसको मैंने पहले ही क्या कहा था, वो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को वो जो पूरा डायगोनल है एसी, उसी का हाफ निकालना पड़ेगा है कि नहीं। तो उसी का हाफ, तो हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। तो अभी चलो देखते हैं अभी डी कैसे निकालते हैं। डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, √2a डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स इक्वल टू a बाई √2। क्लियर, सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस का रिलेशन आ गया, किसके बीच में, डिस्टेंस और एड्ज लेंथ के बीच में रिलेशन आ गया, हुआ कि नहीं। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं रेडियस की तरफ। तो अभी रेडियस क्या होगा, ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगा एसी के बीच में, उसी का हाफ, एग्जैक्टली हाफ होगा है कि नहीं। तो हम लोगों ने डी का वैल्यू क्या निकलेगा था हम लोगों को, a बाई √2, a बाई √2 को हम लोगों ने हाफ कर दिया, a बाई √2 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स इक्वल टू a बाई 2√2। क्लियर, समझ में आया, मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने एसी का हाफ, वो जो रेडियस क्या कहा था मैंने, गलती से कहा है कि एसी का हाफ, एक्चुअली एसी का हाफ नहीं, वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेड कलर्ड बॉल एंड वायलेट कलर्ड बॉल, इन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी का हाफ, वही होगा आपका क्या, रेडियस है कि नहीं। क्योंकि देखिए आप लोग, ये जो है कॉर्नर एटम, ये एक फेज एटम है, ये तो इसके साथ चिपक के बैठा हुआ है, तो इन सब का जो बीच में जो डिस्टेंस है उसी का ही हाफ होगा ना, तो एसी का हाफ तो नहीं होगा है कि नहीं। तो एसी का हाफ तो वो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो डी हो गया, तो डी का हाफ ही होगा आपका क्या, रेडियस ऑफ द एटम, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेड कलर बॉल एंड द वायलेट कलर बॉल इन द फिगर रिप्रेजेंटेड इन द स्लाइड। क्लियर, समझ में आया। तो दिस इज योर relation between the nearest neighbor distance b and edge length a of the unit cell and radius of the atom and edge length of the unit cell which I have discussed here, that is face centered cubic unit cell। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को सब कुछ है कि नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं वैसा ही रिलेशन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैसा होता है। तो उसके लिए आप लोगों को पहला समझना पड़ेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। तो वो मैंने एक्चुअली पहले ही डिस्कस कर चुका है, मैंने वो सेकंड वीडियो लेक्चर में, ठीक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो क्या है, वो ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा वो क्यूब का एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एक एटम रहेगा या तो एक लैटिस पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, लेकिन देख सकते हैं आप लोग, ये जो रेड कलर बॉल्स है यहाँ पे, ये सब क्या है, आपका कॉर्नर एटम है कि नहीं। इन सब को छोड़कर अभी अब देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरा टाइप का एटम है, वायलेट कलर एक बॉल है, वो हो गया आपका इस क्यूब का सेंटर ऑफ द बॉडी में, उसी को हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर। और इस टाइप ऑफ यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो ये सब एटम्स तो यूनिट सेल में हम लोगों ने ऐसा रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली इन सॉलिड्स दे लुक लाइक दिस, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल्स वगैरह तो इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। यहाँ पे जो मैंने यूनिट सेल में यहाँ पे दिखाया, एक्चुअली ऐसा तो मेंटेन नहीं करते। इन रियलिटी दे एग्जिस्ट लाइक दैट। ये तो लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होगा, ऐसा कोई तो ये नहीं है।
वो आप लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने ऐसा क्यूब फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया, ताकि हम लोगों को इस अच्छा से ये रिलेशन जो निकल रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स एंड एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम, ये आसानी से फॉर्मुलेट हो या कैलकुलेट हो। क्लियर? तो एज यूजुअल हम लोगों ने क्या चूज किया, यहाँ पे एज लेंथ स्मॉल एच चूज किया, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स डी इक्वल टू एडी बाई टू। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एडी बाई टू वाई। यहाँ पे देखिए ये एक कॉर्नर है, ठीक है नहीं, और ये डी जो एक कॉर्नर है, ठीक है। ये ए जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, हाँ ये कॉर्नर एक फेज में है, और ये डी कॉर्नर जो है ये दूसरा फेज में है। ये ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का हाफ को ही हम लोग कहेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल डी क्यू। बिकॉज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वायलेट कलर्ड जो बॉल है, ये ए और डी के बीच में है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन दिस रेड कलर बॉल एंड दिस वायलेट कलर बॉल, वही हो गया आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे कहा है कि रेडियस ऑफ द एटम एज स्मॉल आर, पहला जैसे स्मॉल आर कहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जो ABC है, यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC स्क्वायर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, सोचिए क्यों, देखेंगे अभी। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर, पहला जैसे समझ में आ रहा है। और AC इक्वल टू आप लोगों का तब आता है क्या, √2a। क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ADC से। अभी देखिए आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल जो ABOC, ये तीनों मिलके राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि नहीं, होता है। तो राइट, ये जो ADC जो एक ट्रायंगल हुआ आपका, ऐसा ऐसा और ऐसा, यहाँ से आप लोगों को क्या लग रहा है, इसमें डायगोनल कौन सा है, AD है, तो देयरफॉर दूसरा दोनों क्या है, AC और CD। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √2a होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस A स्क्वायर, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, इसको काट दीजिए आप लोग, ठीक है, थ्राइस A स्क्वायर। क्लियर? अभी आप लोग देखिए, मैंने वहाँ पे जो AC स्क्वायर की वैल्यू निकाला था, इसका यूज यहाँ पे आया कि नहीं, देखिए आया कि नहीं, क्यों निकाला था, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल जो ADC है, उसी पे आप लोगों का डायगोनल क्या है, AD है। तो AD के वैल्यू निकलने के लिए हम लोगों को किसका आवश्यक है, AC का आवश्यक है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रायर टू फाइंडिंग AD वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, है कि नहीं, जिसके लिए हम लोगों को AD स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को कितना आया, 3A स्क्वायर आया। ठीक है, तो देयरफॉर AD की वैल्यू कितना आएगा, √3A आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये हो गया आप अभी AD का वैल्यू। तो हम अगर AD का वैल्यू मिल गया तो हम लोगों को D का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉल एंड दिस बॉल, that becomes equal to what, D equal to √3a divided by 2। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं रेडियस की तरफ। तो रेडियस क्या आएगा आपका, रेडियस इक्वल टू √3a by 4। तो हो गया, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर निकल जाएगा, उन सब का बीच में जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस का हाफ अगर कर देंगे, ऑब्वियसली वो आपका आ जाएगा क्या, रेडियस आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, आ गया क्या आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, उसी का हाफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा आंसर। तो निकल गया,
This is the relation between nearest neighbor distance and edge length, and this is your relation between radius of the atom and edge length of the unit cell. क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोगों ने अब तक ये 3 टाइप्स ऑफ जो यूनिट सेल है, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन सब के बीच में जो रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एड्ज लेंथ एंड रेडियस एंड एड्ज लेंथ, इन सब के बीच में जो रिलेशंस, कोरिलेशंस है, उन सबको ना हम लोगों ने डिड्यूस किया है आसानी से। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की तरफ। ये क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या चीज़ है, ये आप लोगों को पहला समझना पड़ेगा। हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस पहले से ही हम लोगों ने जान रखा है। क्या है? सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है कि नहीं? मतलब उन सब के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, है कि नहीं? जिसके वजह से सॉलिड का कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड शेप होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सॉलिड का भीतर या तो अंदर में जो पार्टिकल्स रहते हैं उन सब का एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहता है। उस अरेंजमेंट का वजह से ही सॉलिड का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है, शेप रहता है। वो सब पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहता है। आपस में जो डिस्टेंस है या उन सब के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम रहता है, मतलब उनके बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा है। वो दोस्ती, वैसा दोस्ती लिक्विड में भी नहीं है और गैस में भी नहीं है कि नहीं? तो सॉलिड में वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो डिफरेंट टाइप्स का भी रह सकता है कि नहीं? एटम्स भी रह सकता है, मॉलिक्यूल्स भी रह सकता है, और इट मे बी मिक्सचर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड आयंस, कुछ भी रह सकता है कि नहीं? तो लेकिन वो उन सब का बीच में जो अरेंजमेंट है वो कुछ रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट रहेगा, या तो एटम्स और आयंस के बीच में, या तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, या तो मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में। अरेंजमेंट जो रहेगा वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा। वो अरेंजमेंट रिपीटेडली कंटिन्यूअस होगा, मतलब उसका उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कंटिन्यूअस होगा। और एक बात, ये जो रिपीटेशन रहेगा ये ओनली इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, यह कहा है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड में नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग लेकिन यहाँ पे प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा जो सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वगैरह अपने बीच में जो डिस्टेंस कम मेंटेन करके चलते हैं या तो रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। उस क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के वजह से ही आपका मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है और मिनिमम स्पेस आपका वैकेंट रहता है, ताकि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिकम्स द हाईएस्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट या पोजीशन या तो उन सब का मौजूदी ए पार्टिकुलर सॉलिड में या पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल में, हाँ, जैसा रहेगा वहाँ से हम लोगों को उसका पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक जैसा अभी समझेंगे, एक जैसा कंसीडर करके चलेंगे, मानकर चलेंगे। तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है वो एक्चुअली क्या है? आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कि नहीं? वो तो 1 डायमेंशनल नहीं है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझने के लिए हम लोगों को पहला क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स समझना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया सिमिलर टाइप ऑफ बॉल्स से, आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहला 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 डायमेंशन में एक ही लेयर, जहाँ पे एक ही टाइप ऑफ एटम हम लोगों ने
लेयर बना के मतलब एक लाइन में बिछा दिया है हम लोगों ने, है कि नहीं? एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के बैठे हैं। ओनली वन डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। आपके नीचे इधर भी नहीं, ऊपर भी नहीं, सिर्फ ऐसे ये डायरेक्शन, या तो ओनली राइट एंड लेफ्ट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अगर नीचे आ जाता, नीचे और एक लेयर, ऊपर और एक लेयर हम लोग अगर कंसिडर करते, तब वो दूसरा होता। वो क्या होता आपका? क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तब क्या होता आपका? कुछ दूसरा आता। तब आता आपका कुछ दूसरा अरेंजमेंट आता। क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ट्रिपल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्यों मैंने कहा ऐसा? तब आपका एक्चुअली आता है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में दो टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आता है। एक टाइप में आप क्या कर सकते हैं, ये जो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ऐसा लेयर एक दूसरे के ऊपर आप लोग डायरेक्टली रख देंगे। देख सकते हैं, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर। लेयर नहीं, आप लोग लाइन बोलिए। ये एक बॉल का लाइन, ये एक बॉल का लाइन, ये एक बॉल का लाइन, ये एक बॉल का लाइन। जब आप लोग ऐसा इसको अरेंजमेंट करेंगे, तब देख सकते हैं आपका यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ये एक स्क्वायर का जैसा हो जाता है। उसको हम लोगों ने क्या कहा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो लेयर है, या तो एक लाइन है बॉल का, पहले वाला का एग्जैक्टली ऊपर हम लोगों ने रख दिया है। पहला लाइन ऑफ बॉटल पहला लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द हेड ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ द, या तो सेकेंड लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। या तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो एटम है या तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये डायरेक्टली टच में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ में अटैच है या तो कोऑर्डिनेट कर रहा है? कितना है आप लोग देख सकते हैं? 4, 1 2 3 4, है कि नहीं? जिसके वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका कितना? 4। क्लियर? समझ में आया? अगर इसमें ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? सोचिए। किसी एक एटम को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कंसीडर कर लीजिए, वो डायरेक्टली इन टच विथ हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? 1 and 2. That is coordination number becomes your 2. क्लियर? समझ में आया? तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा है आप लोगों को समझ में आया? देखिए, अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का कोशिश करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो डायरेक्टली इन टच विथ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ रहता है, जिसके वजह से वो एक स्क्वायर का शेप लेता है, और उसी के वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है क्या? 4। क्लियर? समझ में आया? है कि नहीं? अभी हम लोग चलते हैं ये क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का दूसरा टाइप। अच्छा, और एक बात, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी आपका है कितना? 52.4%। कोई भी एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, उस वॉल्यूम में कितना हद तक स्पेस ऑक्युपाई होगा, उसको कहेंगे क्या हम लोग? पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसमें आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया? 52.4। मतलब उस स्पेस का 52.4% ऐसा अरेंजमेंट से है कवर हो जाता है। क्लियर? है कि नहीं? अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और AVA टाइप ऑफ अरेंजमेंट। पहला वाला में ना हम लोगों ने क्या कहा था? ऑल आर ऑफ आइडेंटिकल टाइप ऑफ balls here, all are identical line of balls, therefore
triple layer type of arrangement. Here I have written what? A B A type of arrangement. Why? देखिए आप, और हेक्सागोनल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि देखिए आप लोग अगर इसी को अगर पहला लेयर मानते हैं, ठीक है, और इसको अगर आप लोग सेकंड लेयर मानते हैं या तो सेकंड लाइन मानते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जो लेयर है, ये जो लाइन ऑफ एटम्स है, उसी के बीच में जो डिप्रेशन है, ये जो एक डिप्रेशन है, ये गैप जो है, उसी का गैप में हम लोगों ने प्लेस किया है नेक्स्ट लाइन ऑफ एटम्स, है कि नहीं, जिसके वजह से ये जो लाइन ऑफ एटम और ये लाइन ऑफ एटम डिफरेंट हो गया। इन सब मतलब उस ये लाइन जो है और ये लाइन का आइडेंटिटी कुछ हद तक डिफरेंट हो गया, अरेंजमेंट में डिफरेंट, एटम्स में और may not be different but arrangement are different। उस अरेंजमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि एक एटम डायरेक्टली इन टच विथ हाउ मेनी एटम्स, 6 एटम्स, है कि नहीं, ये 6 एटम्स, है कि नहीं, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, तब आपका ये हो गया आपका हेक्सागोनल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये तो ये शेप क्रिएट हो गया आपका हेक्सागन का जैसे, जिसके वजह से इसको हम लोगों ने नाम दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, है कि नहीं। और जो कि आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो एक लाइन है यहाँ पे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, they represent their own unique identity in terms of the arrangement। ये एक लाइन है जो आपस में सेम नहीं है अरेंजमेंट में, जिसके वजह से इसको हम लोगों ने ए बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसको अगर ए पकड़ेंगे ये बी, अगर इसको बी पकड़ेंगे इसको ए, है कि नहीं। मतलब ये जो लेयर है और ये लेयर दे आर आइडेंटिकल, और दिस वन इज आइडेंटिकल विथ दिस वन। क्लियर, समझ में आया। इसमें आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 60.4%। मतलब इन ए गिवन वॉल्यूम इफ यू arrange such type of constituent particles in hexagonal close packing, that is AVA type of arrangement, we will find that 60.4% of the volume gets occupied by this type of packing। समझ में आया, क्लियर, ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअली सॉलिड में क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। तो हम लोगों को डिस्कस करना क्या था, एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिस्कशन करना था, है कि नहीं। तो हम लोग अभी धीरे धीरे चले जा रहे हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरफ। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन समझना जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट समझा हम लोगों ने। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में 2 टाइप्स का आता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसमें एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, है कि नहीं, जहाँ पे सेकंड line of constant particles are placed over the depression left by the first layer of the constituent particles, where the efficiency becomes, that is packing efficiency becomes 60.4. So let's see the close packing efficiency in 3 dimension that really exists in crystalline solids। कहने का मतलब है वो रियलिटी में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा ही एग्जिस्ट होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहेगा या तो रहता है, वो रियलिटी में ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। उसी का पहला टाइप क्या है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक्ड लेयर हम लोगों ने पहला समझ लिया, जहाँ पे आपका क्या था, ऐसा लेयर था, ऐसा लेयर था, है कि नहीं। ऐसा लेयर जो हम लोग रिपीटेडली एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसको हम लोग, तो ऐसा 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर जब हम लोग एक के ऊपर एक रिपीटेडली प्लेस करेंगे
तब वो आ जाता है आपका क्या, या तो वो बनकर क्या तैयार होता है आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर्स, उसका कहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर को हम लोगों ने एक के ऊपर एक रिपीटेडली प्लेस किया, तो वो एक आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कहाँ से फॉर्मेशन किया, फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर से फॉर्मेशन किया। देख सकते हैं अभी आप, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। ये जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, इसके ऊपर हम लोगों ने ये लेयर बैठाया, इसके ऊपर ये लेयर बैठाया, इसके ऊपर ये लेयर बैठाया, जिसके वजह से ये हो गया आपका क्या, एक 3 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर हो गया। जहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं ये क्यूब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी डिप्रेशन में बैठा नहीं है, मतलब किसी डिप्रेशन में प्लेस किया गया नहीं है। मेरा कहने का मतलब डिप्रेशन मतलब दूसरा को या ग्रुप ऑफ उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग्स रहता है, उस गैपिंग्स को क्या कहते हैं, एक्चुअली डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा कोई डिप्रेशन में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्लेस नहीं किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द हेड और अबव द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है कि नहीं? समझ में आया? तो इस अभी हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, जहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्लेस किया था, कहाँ पे, इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या तो डिप्रेशन फॉर्म्ड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट लाइन। तब आपका अरेंजमेंट देखिए आप लोग क्या कैसा आता है, ये देखिए, ये हो गया आपका वो, ये अगर आप लोग ये येलो पोर्शन का अभी मानकर चलेंगे तो येलो पोर्शन प्योरली होगी आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, ये समझना जरूरी है आप लोगों को। ये येलो बॉल जो है, ये मान लीजिए आप लोगों का नीचे है, ये जो येलो बॉल का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो उसी में जो डिप्रेशन है अभी, या तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक के में जो डिप्रेशन है, आप लोग अगर उसे नीचे प्लेस अपने हाथ में प्लेस करेंगे, आप लोग देख पाएंगे कि उसी के बीच में कुछ डिप्रेशंस वगैरह है, वहाँ पे आसानी से कुछ दूसरा कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपका प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो सेकंड लेयर है, जो मैंने रेड बॉल से रिप्रेजेंट किया है, ये सेकंड लेयर का जो बॉल्स या तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हम लोगों ने जहाँ पे डिप्रेशन में रखा है कि नहीं, फर्स्ट लेयर का रखने के बाद जो अरेंजमेंट क्रिएट हुआ है उसको अभी हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट करने के बाद अभी हम लोग एक चीज़ नोट कीजिए, ये जो अरेंजमेंट है, ये रेड का जो अरेंजमेंट है, ये आपका रेड का एक अरेंजमेंट, इसके नीचे में आपका क्या है, येलो बॉल्स का अरेंजमेंट है कि नहीं। इनके बीच में मतलब नीचे आपका 3 बॉल है, ऊपर आपका 3 बॉल है, वो 3 बॉल्स, ऊपर 3 बॉल्स या तो ऊपर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नीचे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा और एक ट्रायंगल ऐसा। तब इन सब के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, एक डिप्रेशन, 2 लेयर के बीच में और एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, वो डिप्रेशन का हम लोग क्या कहेंगे,
डिस्कस करेंगे। ये एक टाइप ऑफ डिप्रेशन हुआ वन। और एक टाइप ऑफ डिप्रेशन अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नीचे में आप लोग देख सकते हैं, ये येलो कलर बॉल है कि नहीं, ये देखिए येलो कलर बॉल, ये आप पे देखिए आप रेड कलर बॉल, सॉरी रेड कलर बॉल एंड दिस रेड कलर बॉल, दिस रेड कलर बॉल। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, this depression is different from this depression. This depression is surrounded by how many balls? It is 6 balls. 6 balls. And your this depression is covered by how many balls? 4 balls. That is 4 constituent particles. So here we can see that in this type of arrangement 2 types of voids are getting created. ठीक है, तो अभी ये जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids का हम लोग जब कवर करेंगे, है कि नहीं, जब कवर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ लेयर से, तब क्या होता है, और तब क्या होगा, तो क्या स्ट्रक्चर या तो क्या अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऊपर प्लेस किया, तो ये आपका स्क्रीन के ऊपर हो गया। आप लोग देखिए, ये अगर बॉल अगर आपके तरफ है, ये मतलब ये क्या होगा, ये किस टाइप का बॉल होगा, ये आपका येलो बॉल होगा, है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ये येलो बॉल के नीचे आपका रेड बॉल रहेगा, रेड बॉल के नीचे येलो बॉल रहेगा, फिर अंत में क्या रहेगा आपका, फिर से रेड बॉल रहेगा। मतलब हम लोगों ने कवर किया क्या, ऑक्टाहेड्रल voids को कवर किया, मतलब ऑक्टाहेड्रल डिप्रेशन को कवर किया। तब क्या अरेंजमेंट आएगा, तब उसको क्या अरेंजमेंट कहेंगे। तो ये अरेंजमेंट जो ऑक्टाहेड्रल void का जब हम लोग कवर करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक एटम बैठाया है एक पर्टिकुलर लेयर का, उसी का अरेंजमेंट बिकम्स आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फोर्थ लेयर। मतलब फोर्थ लेयर ऑफ एटम्स, फोर्थ लेयर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट बिकम्स आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर्स अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर, समझ में आया। मतलब ऑक्टाहेड्रल voids का जब हम लोग कवर करेंगे, और ये जो टेट्राहेड्रल void का जब हम लोग कवर करेंगे, तब आप लोग देख सकते हैं ये सी को जब हम लोग कवर करेंगे, तो आपका यहाँ पे एक येलो बॉल आएगा, है कि नहीं, क्योंकि नीचे में आपका क्या है, ये येलो बॉल है, फिर से रेड बॉल है, और इसके ऊपर आएगा कि आपका येलो बॉल। दैट मीन्स योर फर्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ थर्ड लेयर, है कि नहीं। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब ऑक्टाहेड्रल voids को आप कवर करेंगे, तब आपका वो हो जाएगा क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए यहाँ पे दिस लेयर बिकम्स इक्वल टू द दिस लेयर। दैट इज, मैंने पहले ही कहा, जब ऑक्टाहेड्रल void को कवर करेंगे, योर फर्स्ट लेयर बिकम्स आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फोर्थ लेयर। और टेट्राहेड्रल void का जब आप कवर करेंगे, हम लोग देख पाएंगे कि योर फर्स्ट लेयर बिकम्स इक्वल टू द थर्ड लेयर, है कि नहीं। जिसका एग्जाम्पल है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरिलियम, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का आपका कॉपर, आयरन एंड निकल। तो ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों कहा मैंने, क्योंकि आप लोग जब इसको 3 डायमेंशनल एक एक करके एटम्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंज करेंगे, यू विल फाइंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसको हम लोग फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे 2 टाइप के अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को, वो आपका हो गया क्या,
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है कि नहीं? एक हो गया आपका टेट्राहेड्रल बॉयड्स को कवर करके और एक हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स को कवर करके। लेकिन यहाँ पे जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी है दोनों का 74% है। वो ऑब्वियसली वो होना ही था क्योंकि सॉलिड है भाई, सॉलिड है। सॉलिड में तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस रहेगा और वो अरेंजमेंट क्या रहेगा? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट रहेगा। वो वन डायमेंशनल या तो टू डायमेंशनल तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो होना ही था। उसमें आपका पैकिंग एफिशिएंसी आपका क्या है? 74%, बोथ फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं? टेट्राहेड्रल बॉयड्स को हम लोग कवर करते हैं, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स का कवर करते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे ये आप लोगों को दिखने में थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है। ठीक है, तो समझ में आया क्रिस्टलन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है वो कैसा होता है एक्चुअली में, और रियलिटी में कैसा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ दोस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में आया? तो आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं तक सीमित रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया। तो मेरा और एक आप लोगों को विनम्र आवेदन है, वो है कि जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देख रखा है और देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि मेरा दूसरा जो वीडियो आएगा या तो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, उसको पेश करने में मुझे थोड़ा मोटिवेशन या तो एंथुसियाज्म फील होगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं और आप लोगों को भी सहायता हो फ्यूचर में इस सब्जेक्ट के हो। ठीक है, तो थैंक यू।